हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 8 वैश्विक समाज में जीवन यापन और कार्य। हमारे पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और आज हम करेंगे आपका मूल्यांकन, यानी हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का वर्णन कीजिए और अपने कुछ ऐसे दैनिक कार्य और रुचियों का पता लगाइए जो वैश्विक प्रवृत्तियों या घटनाओं से प्रभावित हुए हों। हमने हमारे लेसन के दौरान ऐसे बहुत सारे उदाहरण किए थे कि जिनसे हम दूसरों को प्रभावित भी करते हैं और दूसरों से प्रभावित भी होते हैं। देखिए, इस लेसन के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप खुद से भी उदाहरण लिख सकते हैं अपने दैनिक जीवन से संबंधित। मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप खुद से उदाहरण लिखते हैं तो आपको एग्जाम्स में और अच्छे अंक हासिल होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको बुक वाले या यही वाले आंसर्स लिखने हैं, आप खुद से भी अपनी रूटीन लाइफ से संबंधित आंसर भी इसमें लिख सकते हैं। देखिए, वैश्वीकरण की हमने बात की थी कि वैश्वीकरण शब्द का अर्थ होता है विश्व के लोगों के बीच परस्पर अधिक जुड़ाव, अधिक कनेक्शन, फिर चाहे वो वस्तुओं के, सेवाओं के, धन और सूचना के रूप में आदान प्रदान हो। यानी कि किसी भी पहलू को हम लें, हर पहलू के रूप में जो अधिक आदान प्रदान है, फिर चाहे वस्तुओं का आदान प्रदान है, सेवाओं का है, धन का है, किसी सूचना का है, उसी को हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। यह विशेष रूप से वैश्वीकरण के वर्तमान युग में लागू होता है जहां देशों के बीच में सीमाएं कम कठोर है। हमने बात की थी हमारे लेसन के दौरान भी कि आज हम किसी भी देश में आना जाना चाहते हैं तो वो उतना टफ नहीं है जितना पहले हुआ करता था। आज जो देशों के बीच में सीमाएं हैं वो काफ़ी कम कठोर हैं। हम आसानी से किसी भी देश में आ सकते हैं और जा सकते हैं, फिर चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, ट्रैवलिंग के लिए हो या बिजनेस के लिए हो। इतना ही नहीं, विश्व के जो देश हैं वो तमाम तरीक़ों से, चाहे भौगोलिक रूप से हम बात करें, आर्थिक रूप से बात करें, सांस्कृतिक रूप से बात करें या राजनीतिक रूप से बात करें, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। देखिए, हम एक एक करके बात कर लेते हैं। भौगोलिक रूप से अभी हमने बात की कि हम आसानी से कहीं भी आ जा सकते हैं। हम बात करें आर्थिक रूप से तो हम इंडिया से बाहर बहुत सारी चीज़ें भेजते भी हैं और मंगवाते भी हैं, यानी आयात और निर्यात दोनों ही हो रहा है। सांस्कृतिक रूप से अगर हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है क्रिसमस डे सेलिब्रेशन, जो आज लगभग हर जगह मनाया जाता है। पहले केवल क्रिश्चियन इसे मनाते थे, लेकिन ये सांस्कृतिक जुड़ाव है, ये ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है कि आजकल क्रिसमस डे जो सेलिब्रेशन है वो लगभग हर जगह किया जाता है। हम बात करें राजनीतिक रूप से जुड़ाव की तो आज देशों के बीच में जो संधियां हो रही हैं, जो समझौते हो रहे हैं, वो इसी जुड़ाव का उदाहरण है। इसी को हम कहते हैं वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम्स में लगभग पूछा जाता है कि वैश्वीकरण का अर्थ लिखिए। वैश्वीकरण के अंतर्गत सभी प्रणालियां अपेक्षाकृत बड़ी संस्कृति और संदर्भ में कार्य करती हैं, जिसमें हमारी आस्थाएं, रीति रिवाज, मूल्य, विश्वास, हमारी संस्कृति, ये सारी की सारी चीज़ें, इतना ही नहीं, संसाधन, अवसर और बाधाएं भी शामिल है। देखिए, ये जो वैश्वीकरण है ये कोई नया डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, टेक्निक नई नई आ गई हैं, कम्युनिकेशन में, मीडिया में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है, इसलिए इसकी जो स्पीड है, इसकी जो गति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यानी कि वैश्वीकरण एक नया विकास नहीं है, पहले भी था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, अब परिवर्तन बहुत ज़्यादा आ गए हैं, इसलिए इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसा लगता है कि पूरा का जो पूरा विश्व है वो बिल्कुल सिमट गया है और पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। आज हम कहीं की भी खबर, सूचना, कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। विश्व के किसी देश में कुछ हो रहा है, हमें कोई मीटिंग करनी है किसी और के साथ, तो ये सारी चीज़ें आजकल बहुत आसान हो गई है। इसी को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं वैश्विक प्रवृत्तियों या घटनाओं के प्रभावों की। रोज़मर्रा के जीवन के सभी पहलू, फिर चाहे वो भोजन हो, वेशभूषा हो, संसाधन हो, संचार के तरीके हों या कार्यनीतियाँ हो, और परस्पर आपसी संबंध व्यक्ति के अपने समाज की प्रणालियों द्वारा और दूसरे समाज द्वारा भी प्रभावित होते हैं। यानी कि हमारे जीवन से जुड़ा हर पहलू हम दूसरों को भी प्रभावित कर रहे हैं और दूसरे भी हमसे प्रभावित हो रहे हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कृषि से संबंधित। देखिए, हम पुराने ज़माने से ही खेती करते आ रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे देश के अलावा
अगर किसी दूसरे देश में कृषि की कोई नई तकनीक आती है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, या ऐसे कोई खेती के तरीके आते हैं जो कृषि को और आसान बना देते हैं, तो हम उन तरीक़ों को अपनाने में हिचकते नहीं हैं ताकि हम आसान बना सकें अपनी लाइफ को। तो ये क्या है कि हम दूसरों से प्रभावित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, हम दूसरों को प्रभावित भी करते हैं। अगर हम बात करें हमारे भोजन की, तो देखिए इंडिया में फ़ास्ट फूड के नाम पर कह ले कि अगर हम बात करें तो केवल और केवल समोसा कचौड़ी शामिल किए जाते थे अधिकतर, लेकिन आजकल फ़ास्ट फूड के नाम पर पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, सैंडविच और भी पता नहीं कितनी चीज़ें शामिल हो गई है। यानी हम वेस्टर्न कल्चर से, दूसरों के भोजन से, दूसरों की संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। चाहे मीडिया के थ्रू प्रभावित हो रहे हैं, ट्रैवलिंग के थ्रू प्रभावित हो रहे हैं, मैगजीन्स के थ्रू, या किसी भी रूप में हम उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। पहले हम इंडियन फूड को ही प्राथमिकता देते थे, लेकिन आजकल हमने हमारे भोजन में इटालियन, जापानीज़, लेबनीज़ इन फूड को भी शामिल करना शुरू कर दिया है। अगर हम बात करें वेशभूषा की, तो देखिए पहले इंडिया में अगर हम स्त्रियों की बात करें तो केवल साड़ी और सूट ही प्रचलित था, लेकिन आजकल देखा देखी का प्रभाव है या वेस्टर्न कल्चर का, फिल्मों का, किसी का भी हम प्रभाव कहें तो फ्रॉक, स्कर्ट, जीन्स सब में महिलाएं आपको नज़र आती हैं। इतना ही नहीं, पहले जो पुरुष थे वो केवल धोती कुर्ता और कुर्ता पजामा में नज़र आते थे, और आजकल जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, टक्सीडो, ब्लेज़र, कोट पैंट सब ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंच गया है, शहरी क्षेत्र के साथ साथ। तो ये किसका प्रभाव है? वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। इतना ही नहीं, हम दूसरों को प्रभावित भी करते हैं। फॉरेनर्स जो इंडिया की ट्रैवलिंग के लिए, टूर के लिए आते हैं, वो हमारी वेशभूषा यहाँ आकर अपनाते हैं। कई बार जब हम सैर सपाटे के लिए निकलते हैं और हमें कुछ फॉरेनर्स दिख जाते हैं, तो हमें ये देखकर हैरानी होती है कि उन्होंने हमारा पहनावा अपना रखा है। उन्होंने सूट, साड़ी, इस तरह के कई बार जब हम सैर सपाटे के लिए निकलते हैं तो कुछ फॉरेनर्स हमें इंडियन पहनावे में, सूट में, साड़ी में भी नज़र आते हैं। देखिए राजस्थानी पगड़ी है, साफ़ा है, वो भी उसका उदाहरण है। हालांकि इसका उपयोग केवल राजस्थान में किया जाता है, लेकिन बाहर का व्यक्ति जब भी कोई राजस्थान में आता है, फिर चाहे घूमने या किसी भी पर्पज़ से, वो इस साफ़े का, इस पगड़ी का उपयोग ज़रूर करता है। फिर चाहे फ़ोटो खिंचवाने के लिए हो, शादी में हो, त्यौहार में हो, या किसी उत्सव में हो। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं संसाधनों का और संचार के तरीकों का। देखिए संसाधनों की अगर हम बात करें तो पहले हम केवल इंडियन टॉयलेट सीट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल वेस्टर्न कल्चर का हमारे ऊपर इतना प्रभाव है कि हर घर में लगभग आपको वेस्टर्न टॉयलेट देखने को मिल जाएगा आसानी से। डाइनिंग टेबल की अगर हम बात करें तो पहले हम इंडियन कल्चर में भोजन है ज़मीन पर बैठकर खाते थे, लेकिन आजकल लगभग हर घर में आपको डाइनिंग टेबल मिल जाता है। यही है ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव, वैश्विक घटनाओं का प्रभाव। देखिए अगर हम आर्थिक रूप से बात करें तो अर्थव्यवस्था भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? हमने इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल लिया था यूएसए का 2008 का सब प्राइम क्राइसिस। क्या हुआ था? 2008 में सब प्राइम संकट आया था। कहाँ पर? यूएसए में, जिसने यूएसए की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। लेकिन साथ साथ पूरे विश्व भर की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हुई थी। इतना ही नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बहुत असर पड़ा था। भारत के बहुत सारे लोगों ने अपना धन गंवा दिया था, अपनी नौकरी गंवा दी थी, उनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट था शेयर में, वो सारा पैसा उनका डूब गया था और लोगों का लाइफस्टाइल, जो जीवन स्तर है, वो भी बहुत ज़्यादा गिर गया था। किसके कारण? उस 2001 के सब प्राइम क्राइसिस के कारण। तो इतना फ़र्क पड़ता है वैश्विक घटनाओं का यहाँ पर और हमारे यहाँ की घटनाओं का पूरे विश्व पर। ग्लोबल वार्मिंग इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। देखिए आज ग्लोबल वार्मिंग में हो सकता है कि प्रदूषण फैलाने में कुछ देशों का योगदान कम हो, कुछ का बहुत अधिक हो, लेकिन इसकी सज़ा सबको समान रूप से भुगतनी पड़ती है। यहाँ तक कि सुदूर परिवेश में भी कोई परिवर्तन, सकारात्मक विकास या द्वंद्व हो तो वो दूसरी व्यवस्थाओं तक फैलता है और व्यक्ति को भी प्रभावित करता है। देखिए इसका एक और एग्जाम्पल है योगा। योगा जो है भारत की देन है पूरे विश्व को, लेकिन आज पूरे
विश्व में जो लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, वो इंडिया आते हैं योगा की ट्रेनिंग के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए, कोर्स के लिए। तो ये क्या प्रभाव है वैश्वीकरण का। प्रत्येक समाज विश्व के दूसरे समाजों में होने वाली घटनाओं और घटनाक्रमों से अधिक प्रभावित होता है। इसका एक एग्जाम्पल है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, यूएसए का 2008 का सब प्राइम संकट, जिसकी अभी अभी हमने बात कर ली है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर इसका किस तरह से फर्क पड़ा था। यहाँ तक कि उनकी नौकरियाँ भी चली गई और उन्होंने अपने जीवन स्तर में काफ़ी बदलाव करना पड़ा। जीवन स्तर में क्यों बदलाव करना पड़ा? क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो हमारे संसाधनों से, धन से जुड़ी हुई होती है। लोगों ने अपना धन गंवा दिया तो उन्हें अपने जीवन स्तर में भी परिवर्तन करना पड़ा। फैशन का चलन वैश्विक प्रभाव का दूसरा उदाहरण है, जिसकी अभी अभी हमने बात की थी कि हमने अपने परिधान में बढ़ चढ़कर अंतर्राष्ट्रीय फैशन को अपनाया है। हम कभी भी इंडिया से बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम उनके पहनावे को अपनाएं, और कोई इंडिया आता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम इंडिया वालों के पहनावे को अपनाएं। इसी प्रकार कपड़ों की शैली ने विश्व भर के शहरी युवकों को लुभाया है और भारत के ग्रामीण और शहरी युवक भी इससे अछूते नहीं हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी कैप्रीज, कार्गोज, पैंट्स, है ना, टक्सीडो, ब्लेजर्स, ये सारी चीज़ें पहुंच गई है। एक इसका एग्जाम्पल है वैश्वीकरण का, यानी ग्लोबलाइजेशन का। इस प्रकार से हमारा जो दैनिक जीवन है वैश्विक स्तर पर होने वाली घटनाओं से प्रभावित होता है। देखिए, केवल वैश्विक स्तर ही नहीं, हमारे आस पड़ोस से भी हमारा जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। कैसे? पहले इंडिया में केवल हायर एजुकेशन के लिए, हायर डिग्रीज़ के लिए बच्चों को स्टडीज़ के लिए बाहर भेजा जाता था, लेकिन आजकल उनकी जो स्कूलिंग है, प्राइमरी एजुकेशन है, उसके लिए भी बच्चों को बाहर भेजा जाता है। ये भी एक इफ़ेक्ट है, हम चाहे आस पड़ोस का कहें, हमारे बाकी रिश्तेदारों का कहें, मीडिया का कहें, मैगजीन्स का कहें, न्यूज़पेपर का, किसी का भी, कि देखा देखी के कारण हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं एक दूसरे से। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उन तरीकों की चर्चा कीजिए जिनके द्वारा आप सोचते हैं कि आपने अपने माता पिता को प्रभावित किया है। देखिए, हमने बात की थी हमारे लेसन के दौरान कि ये जो प्रभाव होता है वो दो तरफा होता है, यानी अगर परिवार में रहकर हम अपने माता पिता से प्रभावित होते हैं तो हम अपने माता पिता को प्रभावित भी करते हैं। इसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए थे, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अभी तक वो याद होंगे, आपने अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। आइए देखते हैं क्या है इसका आंसर। सामान्यतः यह देखा जाता है कि किशोर या छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स को गाइड करते हैं। जब भी घर में कोई नया वाहन आने वाला है, कोई नया स्मार्टफोन आने वाला है, तो वो अपनी नॉलेज अपने माता पिता के साथ शेयर करते हैं, उनके निर्णयों को प्रभावित करते हैं कि हमें इस ब्रांड का नहीं, इस ब्रांड का सामान लेना है, हमें यहाँ से नहीं यहाँ से लेना है, ये वाली शॉप सही है, हमें ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन लेना है, या हमें ऑनलाइन नहीं लेना ऑफलाइन लेना है। और बहुत सारी ऐसी बातें वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं और उनके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इतना ही नहीं, अगर छुट्टी के दिनों में कहीं घूमने जाना होता है तो वो अपने माता पिता को बताते हैं कि पापा हमें यहाँ नहीं यहाँ चलना चाहिए, यहाँ के दर्शनीय स्थल ये हैं, यहाँ की ये विशेषताएं हैं, यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, इस वक्त यहाँ जाना सेफ नहीं होगा, और भी बहुत सारी जानकारियाँ हम अपने माता पिता को देते हैं और उनके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। यानी कि ये जो प्रभाव है दो दिशाओं वाला होता है या दो तरफा होता है। यहाँ तक कि अपने ही परिवार में आप पाएंगे कि न केवल आप अपने माता पिता से प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि कुछ क्षेत्रों में वो भी इसे प्रभावित हो रहे हैं। इसी को हम कहते हैं दो तरफा प्रभाव या दो दिशाओं वाला प्रभाव। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दो तरफा प्रभाव के कुछ उदाहरण लिखिए, या दो दिशाओं वाला प्रभाव हम किसे कहते हैं, तो आपको आंसर ये लिखना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं इसके, कि आप कार ड्राइविंग सीखना चाहते हैं और अपने माता पिता को आप मनाना चाहते हैं, उन्होंने आपको मना कर दिया है। अब आप अपने अलग अलग तर्क देकर उनको मनाने की कोशिश करते हैं कि पापा देखिए, अगर आप मुझे कार ड्राइविंग सिखाएंगे तो हमारे लिए ये एक बहुत अलग तरह का नया एक्सपीरियंस होगा। ये घटना मुझे हमेशा याद रहेगी कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने गाड़ी सिखाई थी। इतना ही नहीं, हम साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर
कर पाएंगे, अभी हम बहुत टाइम से साथ में नहीं रह रहे हैं, एक अलग एक्सपीरियंस होगा, घर के लिए भी सही होगा कि घर की कुछ जिम्मेदारियां मैं भी ले लूँगा। तो इस तरह से आप उनको मनाने की कोशिश करते हैं। यदि ऐसा करने के लिए भी सरलता से राजी नहीं होते तो आप जोर दे सकते हैं कि एक अच्छा अनुभव होगा और उन्हें बता सकते हैं कि एक साथ अधिक समय बिताने का अवसर होगा, और यह भी कह सकते हैं कि आपको हमेशा स्मरण रहेगा कि उन्होंने आपको ड्राइविंग किस तरह से सिखाई थी। और बच्चों, हम इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। छुट्टियों में घूमने जाने हेतु भी माता पिता को तैयार किया जा सकता है। इसकी अभी अभी हमने बात की थी हमारे पिछले क्वेश्चन में कि ये जो प्रभाव है दो दिशाओं वाला होता है, दो तरफा होता है। आप उन्हें किसी विशेष दर्शनीय स्थल के बारे में बता सकते हैं, उसकी विशेषताएं बता सकते हैं कि हमें वहाँ क्यों जाना चाहिए, और आप ये भी बता सकते हैं कि हमारी छुट्टियाँ बिताने के लिए ये बेस्ट जगह है। और फिर क्या होता है, जब आपके माता पिता भी आपकी बताई हुई जगह पर जाते हैं और वहाँ जाकर उन्हें बेहतर लगता है तो वो आपसे और ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उपयुक्त के अतिरिक्त अन्य विभिन्न मुद्दों पर भी आप अपने माता पिता को सलाह मशवरा दे सकते हैं। जैसे आप मार्केट गए हैं, आपकी मम्मी घर की डेकोरेशन का कोई सामान खरीद रही है, तो आप बता सकते हैं मम्मा अब ये आउटडेटेड हो गया है, ये ट्रेंड में है, हमें ये खरीदना चाहिए, या हमें इस मार्केट से नहीं उस मार्केट से खरीदना चाहिए। और भी बहुत सारी बाज़ार की खरीदारी है जिसमें आप अपने निर्णयों से माता पिता को प्रभावित करते हैं, अपनी जानकारियों से प्रभावित करते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने परिवार के बारे में सोचिए और ऐसी दो घटनाओं का पता लगाइए जहां आपको लगा कि आपके माता पिता के बीच में और आपके बीच में पीढ़ी का अंतर है। हमने बात की थी कि ये पीढ़ी का अंतर क्या होता है, हमने बहुत डिटेल में इसकी बात कर ली थी। बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या है इसका आंसर। देखिए, पीढ़ी का अंतर पहले जो माना जाता था वो दो जनरेशन्स और एक जनरेशन के बीच में माना जाता था, यानी कि दादा और पोते के बीच में या पिता और पुत्र के बीच में। लेकिन आज ये जो पीढ़ी का अंतर है ये एक पिता और पुत्र के बीच में ही नहीं, एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में भी होता है। यानी अगर आपके किसी भाई बहन का जन्म 2012 में हुआ है और आपके किसी और भाई बहन का जन्म हुआ है 2016 में, तो केवल मात्र 4-5 सालों में ही उनके बीच में जो गैप है उसे हम पीढ़ी अंतर के रूप में जानते हैं। क्योंकि आजकल परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है। आप अपने पेरेंट्स को या अपने छोटे भाई बहन को कई बार कहते भी हैं कि जब मैं इसकी उम्र का था या जब मैं तेरी उम्र का था तो मुझे तो इतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी अब तुम्हें मिलती हैं। मेरे टाइम पे तो मम्मा पापा ऐसे करते थे, तुम्हें तो जल्दी से साइकिल दिला दी, या तुम्हें तो वीडियो गेम भी दिला दिया, मैं तो आउटडोर गेम्स खेलता था, मुझे इतनी पॉकेट मनी मिलती थी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? पीढ़ी अंतर के। आइए हम देख लेते हैं। संदर्भ और व्यक्ति गतिशील हैं और वो लगातार बदलते रहते हैं। परिवर्तन समय की मांग है। हमारे जीवन में लगातार परिवर्तन आता रहता है और अपने जीवन काल में व्यक्ति विकास और स्थिति की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। हमने बात की थी विकास की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं और उन अवस्थाओं में जब परिवर्तन आता है तो साथ साथ उसके परिवेशों में भी परिवर्तन आता है। और अगर हम वर्तमान समय की बात करें, प्रेजेंट टाइम की, तो परिवर्तन की गति इतनी तेज हो गई है, उसी स्पीड को हम किस नाम से जानते हैं? पीढ़ी अंतर के रूप में जानते हैं। 3 वर्ष पूर्व हो सकता है जो स्वीकृत प्रथा थी, जो सोचने का तरीका था, जो आपके पेरेंट्स का या किसी का भी एटीट्यूड था किसी भी चीज़ को लेकर, उनका जो थिंकिंग थी, हो सकता है अब वो बदल गई हो। इसी को हम कहते हैं पीढ़ी अंतर। इसे हम कुछ उदाहरणों से जान लेते हैं। इसमें पहले नंबर पे है आपसी व्यवहार, बिहेवियर। पीढ़ी के अंतर का मुख्य असर माता पिता के साथ हमारे रिश्ते पर पड़ता है। हमारे रिश्ते पर क्यों पड़ता है? क्योंकि देखिए, आजकल के जो बच्चे हैं वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमें कुछ प्राइवेसी मिलनी चाहिए, हमारी निजता होनी चाहिए। लेकिन हमारे पेरेंट्स को क्या लगता है, ऐसी भी क्या प्राइवेसी है, ऐसी भी क्या निजता है जो इन्हें हमसे भी चाहिए। तो हमारे जो विचार हैं वो मैच नहीं करते और हमारे माता पिता की सोच थोड़ी अलग होती है, क्योंकि वो हमें नैतिकता सिखाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बताना चाहते हैं, व्यवहारिकता सिखाना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे माता पिता
और हमारे बीच में रिश्तों में अक्सर टकराव देखा जाता है। हालांकि इस पीढ़ी के अंतर को जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ तरीके अपनाकर रिश्तों में प्रेम सहयोग की भावना पैदा की जा सकती है। कैसे? अगर हम अपने माता पिता के सामने अपने विचार खुलकर रखें और सही गलत का फैसला मिलकर करें, यानी हम एक हेल्दी डिस्कशन करें फैमिली में, तो इस पीढ़ी के अंतर से होने वाले टकराव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। हो सकता है कि ये टकराव ख़त्म नहीं हो, लेकिन इस पीढ़ी अंतर को कम किया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं इसका सेकेंड एग्जाम्पल, महिलाओं हेतु व्यवहार। देखिए, अगर हम आज के युग की बात करें, वर्तमान परिदृश्य में, तो दुनिया में बहुत स्पीड से चेंजेस हो रहे हैं और साथ ही साथ लोगों का जो रहन सहन है, लाइफस्टाइल है, जीवन जीने का तरीका है, उनके जो सोच विचार हैं, है ना, उनमें भी परिवर्तन हो रहा है। हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, उनमें भी डे बाय डे चेंज हो रहा है। पहले की अगर हम बात करें तो पहले के पारंपरिक समाज में जो महिलाएं हैं वो घर के अंदर ही रहती थी, उन्हें अलाउड नहीं था कि वो बाहर जाकर काम करे। पुरुष बाहर का काम करते थे और महिलाएं घर का काम करती थी और घर के कामकाज का पूरा बोझ महिलाओं पर होता था। लेकिन आज जो है स्थिति बदल गई है। आज पुरुष भी महिलाओं के साथ घर के कामकाज में सहयोग करते हैं, वो भी परिवार में पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। इतना ही नहीं, महिलाएं भी घर जाकर जीविकोपार्जन में, यानी कि धन कमाने में, घर की ज़रूरतें पूरे करने में अपना सहयोग देती हैं। आज महिलाएं भी घर से बाहर जाकर नौकरी कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं। उनकी स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन आ गया है। इतना ही नहीं, बहुत सारे परिवार तो ऐसे हैं जहां पुरुष किसी वजह से कमा नहीं पा रहे या बिजनेस या नौकरी नहीं कर पा रहे, चाहे उनकी मेंटल स्टेट या फिजिकल स्टेट सही नहीं है, तो वहाँ केवल महिलाएं ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रही हैं, पूरे परिवार के लिए धन कमा रही हैं। तो अब प्रगतिशील जो समाज है उसमें महिलाओं के प्रति जो नज़रिया है वो बदल गया है। अब वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य कर सकती हैं और किसी भी क्षेत्र में जा सकती हैं। इसी को हम जानते हैं पीढ़ी अंतर के नाम से। यानी कुछ समय पहले तक जो चीज़ें थी वो बदल गई हैं और हो सकता है आज जो लोगों का नज़रिया है, आज जो लोगों की सोच है, रहन सहन है, जीने का तरीका है, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो कुछ सालों बाद बदल जाएं। यही है परिवर्तन। वर्तमान में नए ज़माने में उन्हें घर की बेड़ियों से अब स्वतंत्रता मिल गई है। इसलिए कहा जा सकता है कि हमारे माता पिता और हमारे स्वयं के बीच में पीढ़ी का अंतर है। तो ये थे हमारे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करती हूँ ये बहुत आसान था लेसन, आपको समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू।